प्रिय छात्रों मित्रों, इस वीडियो के इस भाग में कुछ और चीज़ों के बारे में हम आरसीसी की बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। FCK ये आपको कई जगह मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ग्रेसिव फॉर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर कॉन्वर्टिंग। ये क्या होती है? मटेरियल की वह स्पेसिफिक सामर्थ्य का मान होता है जिसके नीचे 5% से अधिक परिमाप नहीं आते हैं। थोड़ा सा क्लिष्ट है, अभी इसको आप छोड़ ही दीजिए, बस थोड़ा सा नया चलते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR लिखते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोध आघूर्ण है। दो प्रकार के बीमों में हम देखेंगे, न्यून रेनफोर्समेंट की और ओवर रेनफोर्समेंट की। ओवर रेनफोर्समेंट में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हम वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जैसा ही आता है तो हम फिर से कैलकुलेशन करते हैं और नए रूप से फिर से कैलकुलेशन करते हैं। अंडर रेनफोर्स में इसका फॉर्मूला याद करने वाला 0.7 Fy Est इंटू डी 1 माइनस 0.42 XU। ये पूरा फार्मूला आप उसका प्रतिरोध आघूर्ण का याद करना ही आपको पड़ेगा। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो अंडर एंड और अगर बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस बीम सेक्शन है, तो XU अपॉन डी की वैल्यू XU मैक्स अपॉन डी बराबर होगी। तो उस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये फार्मूला होता है। ये बुक्स में आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी इसको। तीसरी चीज देखेंगे हम। किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ कंक्रीट मिक्स M15 है और आयरन स्टील की बार MS ग्रेड 1 है। इसका मतलब आपको क्या दो चीज दी गई है? कंक्रीट M15 है, मतलब FCK की वैल्यू कितनी है? 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और MS ग्रेड 1 है, मतलब FY कितना दिया है? 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये सेल्फ अंडरस्टूड है। MS ग्रेड 1 की बार होगी तो FY की वैल्यू कितनी होगी? 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और M15 दिया हो तो FCK की वैल्यू 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी। और XU मैक्स अपॉन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.53 होगी। सेकेंड, M15 की जगह M20 दिया हो बार पर। अभी भी देखिए कंक्रीट मिक्स M15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है इसी न्यूमेरिकल में आपको कंक्रीट M15 का यूज करना हो, पर रॉड अभी भी किस चीज की है? माइल्ड स्टील ग्रेड 1 की है। MS ग्रेड 1 होगा तो FY जो होगा हमेशा 250 होगा, परंतु यहाँ पे कंक्रीट मिक्स 15 के बाद 20 चला गया तो FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी हो जाएगी? 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर। और यहाँ भी चूंकि M20 है, XU मैक्स अपॉन डी कितना? 0.53। किसी जगह पे आपको कंक्रीट M20 है तो M20 समझ गए, जहां M20 दिखेगा आप समझ जाइए FC के बराबर कितना होगा? 20 न्यूटन पर स्क्वायर। तो FC के 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर यहाँ MS ग्रेड 1 की जगह कौन सी ग्रेड की स्टील ली जा रही है? Fe415। तो FY की वैल्यू क्या हो जाएगी? FY की वैल्यू के 415 न्यूटन पर मीटर। माइल्ड स्टील ग्रेड 1 वाले में क्या समझेंगे आप? 250 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। और Fe415 दिया ही है तो FY की वैल्यू 415 ये होगी। एक बीम को हमने रेनफोर्समेंट के हिसाब से बैलेंस बीम, अंडर रेनफोर्समेंट बीम और ओवर रेनफोर्समेंट की दो तरह से एक और बीम का ग्रहण कर सकते हैं। एक है सिंगली रेनफोर्स बीम और दूसरा है डबली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम मतलब कॉम्प्रेशन और टेंशन दो साइड हो गई, तो टेंशन साइड पे सिर्फ अगर रेनफोर्समेंट या लोहा प्रोवाइड स्टील प्रोवाइड किया गया हो उसको सिंगली रेनफोर्स बीम कहते हैं। अगर न्यूट्रल एक्सिस के दोनों तरफ का हिस्सा, एक तरफ का हिस्सा कंप्रेशन जो संपीड़न कहलाता है, एक तरफ नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तनन यानी टेंशन कहलाता है। इन दोनों हिस्से में अगर लोहे की बार दी गई हो तो ये दोहरी प्रबलित धरण या डबली रेनफोर्स्ड बीम कहलाई जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मतलब दोहरी डबली रेनफोर्स बीम में क्या होता है? कॉम्प्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट दिया रहता है, तनन या टेंशन साइड में भी रेनफोर्समेंट। मतलब लोहे की रॉड इस तरफ भी दी जाएगी बीम में, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ रॉड दी जाएंगी तो दोहरी प्रबलित धरण हो जाती है। बीम में सिर्फ नीचे की तरफ ही रॉड दी जाएंगी तो सिंगली रेनफोर्स बीम होती है। अगर आप देखिए एक ये बीम का ही क्रॉस सेक्शन है, मैं फिर से बता रहा हूँ। बीम मालूम ये है, ये बीम है और तो ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शन।
ये क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन। तो इसमें इस वाले हिस्से से यहां तक की दूरी हमेशा क्या कहलाएगी, कैपिटल डी। ये देखिए मैंने दिया है, यहां से लेके यहां तक कैपिटल डी आएगी। पर यहाँ लोहे की रॉड अगर दी गई है तो इस टॉप वाले से लेके लोहे की रॉड के बीच तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, स्मॉल डी, या क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव डेप्थ। समझ गए, ये यहाँ पे ये चीज आ गई। अब एक और क्वेश्चन आता है, डबली रेनफोर्समेंट आखिर बीम क्यों जरूरत होती है। ऐसे तो मित्रों सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट बीम का अलग अलग महत्व है, अलग अलग जगह है, और आप एक जगह दूसरे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर भी जनरल में डबली रेनफोर्समेंट क्यों की जाती है कि आर्किटेक्चरल ब्यूटी के कारण कई बार ऐसी नीड होती है कि बीम की जो साइज दी है उसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, उससे आर्किटेक्चरल ब्यूटी पे या कुछ और कारणों से उसमें समझौता हम नहीं कर सकते। उस समय मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमको कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड दोनों तरफ क्या होना पड़ता है, आयरन रॉड करना पड़ती है। और इस कंडीशन में टॉप और बॉटम मतलब बीम की साइज हमको मालूम है बी ही रखना है, और ये वाली जो डेप्थ है ये कैपिटल डी ही रखना है। ऐसी कोई अवस्था आ गई है या आर्किटेक्चरल ब्यूटी के हिसाब से करना ही, कमरे में बीम की साइज इससे ज्यादा नहीं, इसकी डेप्थ इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते और विड्थ इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते उस कंडीशन में। परंतु मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, आघूर्ण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस तरफ इस तरफ भी मतलब कॉम्प्रेशन साइड भी आप और टेंशन साइड दोनों तरफ ही आप क्या करते, ये टेंशन साइड हो गया, ठीक है, बीच का ये क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस जो भी एक्सिस हो, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो भी हो, दोनों तरफ आपको रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। इसलिए इस तरह की बीम को डबल रेनफोर्समेंट बीम कहते हैं। और ये जरूरी क्यों होता है कि आर्किटेक्चरल ब्यूटी के साथ इसके विड्थ और डेप्थ में हम अंतर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आरसीसी शब्द का प्रचलन किसने चालू किया, तो जोसेफ मेनियर नाम के एक फ्रेंच के माली थे, उन्होंने स्टील रॉड को कंक्रीट के अंदर दबा के उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। तो इन्वेंटर आरसीसी शब्द का जोसेफ मेनियर को माना जाता है। मिनिमम रेनफोर्समेंट क्यों बीम में प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट में पड़ने वाले क्रैक्स को रोका जा सकता है। डबली रेनफोर्समेंट बीम के फायदे क्या है कि हमको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि कॉम्प्रेशन साइड भी रॉड है, टेंशन साइड भी रॉड है, तो बीम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऊपर भी रॉड है, नीचे भी रॉड है, तो बीम ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और उसके डायमेंशन की समस्या तो हम जानते ही आर्किटेक्चरल ब्यूटी के हिसाब से करना है, ठीक है। दो टाइप के बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस है ना, मोड़ने वाले प्रतिबल, बीम को जो मोड़ते हैं। एक कंप्रेसिव यानी दबाव वाला होता है और एक खिंचाव वाला होता है, ठीक है। हम जानते हैं दबाव के क्षेत्र में दबाव, कंक्रीट बहुत ज्यादा दबाव आराम से सहन कर सकता है। मतलब कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाया, हम कितना भी दबाव करेंगे आसानी से सहन कर लेगा। मतलब कंक्रीट क्या होता है, दबाव में यानी कंप्रेशन में स्ट्रेंथ होता है। पर कंक्रीट को अगर इस तरफ से उस तरफ खींचा जाएगा तो आप विपरीत दिशा में खींचा जाएगा, तो ये वाला कौन सा बेस होता है, ये टेंसर होता है। इसमें थोड़ी देर के बाद ये ब्रेक हो सकता है किसी भी जगह से। मतलब कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है पर टेंशन में वीक होता है, ठीक है ना। अगर बेंडिंग मोमेंट किसी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम हो, ठीक है ना, बेंडिंग स्ट्रेन बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम हो तो क्या होती है, सिंगली रेनफोर्स बीम होती है। अगर बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा हो, ठीक है, और चेंज नहीं करना चाहिए, तो उस समय क्या करते हैं, हम डबली रेनफोर्समेंट बीम का उपयोग करते हैं। हम साधारण रूप से बैलेंस सेक्शन डिजाइन नहीं कर सकते, साधारण रूप से डिजाइन नहीं कर सकते। और ओवर रेनफोर्समेंट बीम क्या होती है, हाईली डेंजरस होती है, ठीक है, और महंगी भी होती है, क्योंकि दोनों तरफ अब जरूरत से ज्यादा लोहा लगाने की जरूरत है। मतलब आप पदार्थ का सही ढंग से उपयोग कर ही नहीं रहे हो। रिस्क टू लाइफ रहती है, ओवर डेंजरस रहती है। और कंक्रीट फील्ड फर्स्ट, मतलब किसी बीम में अगर आप जरूरत से ज्यादा लोहा लगा दो, मतलब आपने यहाँ पे ज्यादा लोहा लगा दिया है, ठीक है ना, और इस पे लगातार इस बीम पे आपको लगातार लोड बढ़ता जा रहा है, तो लोहा तो अपनी जगह पर रहेगा, सबसे पहले कंक्रीट टूट जाएगा। तो कंक्रीट फेल फर्स्ट, उस अवस्था में कंक्रीट के ब्लॉक्स गिरने पे लोगों की जान को ज्यादा नुकसान हो सकता है। लोहा अपनी जगह पर रहेगा पर कंक्रीट ब्लॉक्स टूट के, कंक्रीट पोर्शन टूट के गिर सकता है। इसलिए ओवर रेनफोर्समेंट बीम को ओके नहीं किया जा सकता, ठीक है। दो तरह के लोड होते हैं, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ठीक है ना। और इनको
और ये रिवर्सल ऑफ द लोड, ये दोनों तरफ के जो लोड होते हैं रिवर्स करते हैं। और इसलिए आखिर डबल रेनफोर्समेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये दो तरफ विंड यानी हवा का लोड होता है, अर्थक्वेक का लोड होता है, ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है रिवर्सिबल ऑफ लोड। कब? भूकंप के समय या हवा के समय। इसलिए दोनों हिस्से में आपको वो करना क्रिएट पड़ता है। क्या कहता है? रेनफोर्समेंट दोनों हिस्से में देना पड़ेगा आपको। समझ गए आप लोग?